और कुछ बढ़िया। अरे हाँ, तो मैं बोल रहा था यहीं से आया, ठीक है। एक और सवाल, छोटा सा सवाल है, इसी पे बेस्ड है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखना। इंक्लाइन है, मास एंड वेक्टर, यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0.2 का है, ओके। ये मास है में 2 किलो का है, थीटा 37 डिग्री, ओके। यहाँ से आप, ये जहाँ से ब्लॉक नीचे आ रहा है वो 10 मीटर है, जहाँ से ब्लॉक को नीचे तक आना है। जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर रिजन इन द ब्लॉक, ब्लॉक का टेम्परेचर कितना राइज होगा। पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि ब्लॉक का टेम्परेचर राइज ही क्यों होगा। तो बोलेगा मुझे क्यों राइज होगा टेम्परेचर, जिसको मन में आए बोले, जो मन में आए बोले, मेयर्स मेथड से बोलिए, क्यों बोल दीजिए। हाँ, मूव हो रहा है तो नहीं, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो समझ गए हम। हु विल डू द वर्क, ग्रेविटी विल डू द वर्क, फ्रिक्शन विल डू द वर्क, हु विल डू द वर्क। हाँ, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी दोनों मिलके वर्क करें, एंड दिस विल बी वर्क विल बी डन ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक का टेम्परेचर इससे बढ़ जाना चाहिए, मान लें। पर आपका ये भी सवाल मुझसे होना चाहिए, आप लोग जेई के स्टूडेंट हो ना, जब भी कुछ बकवास करूँ मैं आप उसके आगे सवाल डालोगे, आप पूछोगे सिर्फ ब्लॉक का क्यों बढ़ेगा, उसके नीचे सरफेस है, ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों को मिल बांट के शेयर करना चाहिए, है ना। इसमें सवाल आपको ये बोल सकता है, या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि नीचे का जो सरफेस है वो थर्मल रेजिस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होना, ठीक है, वो हीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये सारा हीट जो बढ़ेगा ये किसको मिलेगा, इस ब्लॉक को, और ब्लॉक की टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं आपको ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस के टर्म्स में दे देता हूँ, लिखिए 2.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही है, पर दे दिया मैंने। कुछ छूट गया मुझसे नहीं ना, सब हो गया। फटाफट आंसर बोल दीजिए, तो जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर उनको भी आंसर देना है फटाफट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हो फटाफट सवाल समझने में लग जाता है। अब तो समझ गया ना मुद्दा, आसान है ना यार। तुम हाफ एम वी स्क्वायर डालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानोगे, यू अज्यूम दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एट द बॉटम यू विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, दिस विल बी कन्वर्टेड टू क्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब इससे आसान क्या करूंगा तुम्हारे लिए, फटाफट करो। किसी को कोई सवाल पूछना? इसका आंसर आ गया, बोल दें। जब तक सॉल्व कर रहे हो स्क्रीन शिफ्ट कर लेता हूँ। आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया। मैं इस तरफ सोल्यूशन भी शुरू कर देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप ये जो निकालोगे मैथ मेथड से, आप कहोगे कि दिस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी टेकन फ्रॉम वर्क डन बाय, देखो स्मार्टली लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन दोनों पॉजिटिव वर्क डन है, तो जोड़े दोनों वर्क डन को कि किसी को माइनस है।
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव वर्क डन माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया, दिस विल बी इक्वल टू क्यू, है ना, फिर आप इस क्यू को इक्वेट करोगे एम एस डेल्टा टी के साथ, मुझे डेल्टा टी बता दो। किसी को है दिखाई दे रहा, क्या चल रहा है? आ गया किसी को? चलो कोई बात नहीं, जब तक आएगा तब तक थोड़ा अपने पास टाइम है। कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन रख लो, ठीक है ना, आराम से सॉल्व कर लेना। आगे बोलूं? आगे जो समझना है वो समझो, ये तो क्वेश्चन है, आपको बस कैलकुलेशन इश्यूज आ सकते हैं, मैं समझ। पिछले क्लास में बोला गया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था वो? अरे फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? यार फटाफट बोल देता हूँ ताकि ये सब बताया गया, इसलिए आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ही आसान चीज है ना। अच्छा क्या होता है, मान लो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मास इसका है ना, अगर मैं इसको हीट दूं, बहुत ज्यादा हीट दूं, तो सबसे पहले क्या होगा ये बताओ? सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर ना, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये बात सब लोग समझते हो? हाँ, एक्सपैंड एक्सपैंड नहीं होता, फिलहाल जो कह रहा हूँ वो सुनो, ये मॉलिक्यूल चिपके हुए एक दूसरे से, जैसे ही आप हीट दोगे ना, ये मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। आप बाहर से नहीं देख पाते, पर छूओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो आपको गर्मी फील होगी वो कुछ और नहीं है, वो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाइब्रेट और कोलाइड हो रहे हैं रैंडमली एंड वेरी with very high speed, okay, and that's why you feel that heat, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुन लो सब लोग, और सब लोग कहीं पे लिख भी लेते हैं, जब आप हीट देते हो ना, तो ऐसी चीजों में आ जाती है थर्मल एजिटेशन, ठीक है, ये वो टर्म है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस स्टार्ट रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना। इसकी वजह, अब इससे भी ज्यादा हीट दोगे, अब आप मानोगे नहीं, और हीट दोगे तो फिर ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, फिर ये बड़ा होने लगेगा, है ना। और इससे भी ज्यादा हीट जब आप देते हो तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। समझ में आ रही है बात? फिर वो क्या होगा, फिर वहां पे जो चीज शुरू होती है वो शुरू होती है मेल्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना, मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, लकड़ी वकड़ी छोड़ो, है ना, इसको हटाओ, ये थर्मल कंडक्टर नहीं है, पुअर थर्मल कंडक्टर है, पर कोई ऐसा सकता है जो कि गुड थर्मल कंडक्टर है, उसको हीट दोगे, उसमें क्या आएगी, थर्मल एजिटेशन। और हीट दे दोगे, नहीं मानोगे, वो एक्सपैंड हो जाएगा। इतना एक्सपैंड नहीं हो जाएगा कि तुम देख पाओ, है ना, थोड़ा सा एक्सपैंड, जैसे कहते हैं ना गर्मी में रेलवे ट्रैक थोड़ी सी एक्सपैंड होती है, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंशन, मिलीमीटर, है ना, दिखाई नहीं देगा नॉर्मल आई से। और उससे ज्यादा जब आप हीट देते हो अनकंट्रोलेबली, तो इट स्टार्ट मेल्टिंग। ना किसी सब्सटेंस के, अब इस पूरे सब्सटेंस के, मान लो सब्सटेंस तो हो सकता है कि 10 किलो का होगा ना, हो सकता है 10 किलो का, 100 किलो का, ठीक है ना, पर इसके यूनिट मास 1 किलो मास को सिर्फ
मेल्ट कर देने में जितनी हीट लगती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, यही बोल रहा हूँ। मेल्ट कर देने में जो हीट लगेगी वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतना समझ में आ रहा है ना? पहले समझो, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, समझो। तो आप लोग इसको खुद से लिख पाओगे क्या बोला मैंने अभी? ठीक है, लिखो। मेल्टिंग यूनिट मास ऑफ एनी बॉडी, या फिर द हीट रिक्वायर्ड इन मेल्टिंग, हाँ, हीट रिक्वायर्ड इन मेल्टिंग यूनिट मास of any substance is called its latent heat of fusion. हाँ, heat required in melting unit mass of any substance is called it of that substance latent heat of fusion. अब तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज बोले। किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं ना, मैं आगे चल। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखते हैं एल एफ। ये लेटेंट हो गया, ये फ्यूजन को याद रखें आप कि फ्यूजन की बात कर रहे हो आप, एल एफ, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को सी या एस से दिखाते हो ना, एम एस डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, यहाँ पे कैसे दिखाओगे? एल एफ, याद रखना, दिस इज लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये तो 1 किलो मेल्ट करने में लगा ना इतना हीट तुमको। अगर बॉडी 10 किलो की है तो, और अगर मैंने पूरी बॉडी का लेटेंट हीट पूछा तो क्या करोगे? हाँ, तो आप क्या करोगे, जो हीट लगेगी उस बॉडी को वो आप लिखोगे m इंटू इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दिस Q इज व्हाट? दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बॉडी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ऑब्वियस हो गया ना ये बात, यूनिट मास का फॉर्मूला, और ये पूरे मास का कर रहे हो तुम, तो दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो ये सब चीजें ना, डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा रहता है कि आप खुद से वहीं पे लिख लो कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सब्सटेंस, क्लियर हो गया? क्या बात है, क्यों हंस रहा है इतना? वाई कीप द जोक प्राइवेट, लेट्स शेयर इट ना। अरे लाफिंग नहीं, जस्ट स्माइलिंग, आई डिडंट से लाफ, लाफ इज लाइक हा 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 हा, बताओ, ठीक है, तो बात क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर? ये भी मैंने देखा कि आपने पिछली क्लास में बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन भी किए। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछ ले भाई, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने ये भी देखा आपने बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल किए हैं, ठीक है ना। तो उन सवालों पे अभी नहीं जाता हूँ, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो एक बात बताओ, कोई बॉडी मेल्ट हो गई, पहले वो मेटल था, स्टील था, मेल्ट होके क्या बन गया? लिक्विड, मतलब कोक में डाल के पी जाओ। लिक्विड मतलब क्या? कोक, वाटर, व्हाट? लिक्विड मेटल, स्टिल रिमेन स्टील, राइट? रिमेन स्टील, राइट? ऐसा तो नहीं है ना, कॉपर को मेल्ट करूंगा तो एल्यूमिनियम बनेगा, नहीं ना, रहेगा ना वो। तभी तो गोल्ड को आप मेल्ट करके फिर वापस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? मतलब एक चीज होती है, आप जो देखते हो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, थोड़ा और हीट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा लिक्विड से? वेपर, वेपराइजेशन होता है, वेपर बोलो मत, वेपराइजेशन होगा तो गैस बन जाएगा, यही ना। तो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? फेज, मतलब इट वाज इन अ सॉलिड फेज, देन इट केम इनटू अ लिक्विड फेज एंड देन गैसियस फेज, यही ना। तो आप जो अब तक सुन रहे हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे वो क्या है कि आप जानो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना।
ठीक है। और बहुत ही सिंपल बात है, ये रहा कोई सब्सटेंस, मास गिवन, I provide some heat to it from some external source, I don't care, मैंने कुछ हीट दिया इसको। सबसे पहले इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किसी बॉडी को तुमने हीट दिया, सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा, हाँ नहीं, वो बहुत दूर की बात है, वहां मत जाओ। सबसे पहले क्या होगा, अभी क्या बोला था, करेक्ट, पार्टिकल्स बहुत विगरसली मूव होंगे इस हीट की वजह से, है ना, समझ रहे? पर तुम समझदार आदमी नहीं हो, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या आ गई, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आज से 6 महीने पहले मुझे ये बोलेगा कि मैंने हीट दी और उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसी बकवास करेगा ना, तो फिर बेकार बात हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी बकवास मत करना, साइंस के स्टूडेंट को साइंस जैसी बात करना। थर्मल एजिटेशन आ गई, ठीक है ना, आपने और एक्स्ट्रा हीट दी, अब मेल्टिंग, अभी हमने पढ़ा ना कि वो, और इसके बाद क्या हो सकता है, मेल्टिंग शुरू हो जाए। तो मेल्टिंग मतलब क्या, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर फेज ट्रांसफॉर्म होने के पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है, व्हाई इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, सोचा। तो मैंने देख लिया कि भाई इसके अंदर अब थर्मल एजिटेशन बढ़ गई है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी विगरसली मूविंग एंड कोलाइडिंग, ठीक है ना। और मैंने थोड़ी सी और हीट डाल दी और पता चला ये मेल्ट होने लगा, मेल्ट क्यों होने लगा, बिकॉज नाउ जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, पहले सुन लो फिर लिख देता हूँ, जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कोलिजन, जब आप दो पूल बॉल्स, बिलियर्ड्स के बॉल्स टकराते हैं, फोर्स ही तो लगाते हैं ना, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कोई चीज सॉलिड क्यों होती है, कोई चीज सॉलिड इसलिए होती है और गैस नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। अब सोचो तुमने इतनी हीट दे दी कि दीज फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, दीज फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल दूसरे पे लगा रहा है, जो ये मॉलिक्यूल इस पे ये सब लगा रहा है, इफ दिस फोर्स बिकम ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, इफ दिस फोर्स ऑफ, लेट्स कॉल इट व्हाटएवर, थर्मल एजिटेशन है ना, फोर्स ऑफ थर्मल एजिटेशन, या जो फोर्स आया आपकी हीट की वजह से, अगर ये कोई तो कोहेसिव फोर्स होता होगा ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से वो साथ में थे, मतलब आप केमिस्ट्री में समझोगे क्यों साथ में थे, पर ये फोर्स जब उस फोर्स से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ऐसे लिखना कि नाउ एक्स्ट्रा हीट गिवन, दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स, और उसके बाद थर्ड में ऐसे लिखना, ठीक है, उसके बाद आप थर्ड में ये लिखोगे कि इफ मोर हीट इज गिवन, अब ये अपने और हीट डाली ना, तो द बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, तो वो जो बॉन्ड थे उनके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड अब ये झेल नहीं पाएंगे, दे स्टार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होने लगते हैं तो नाउ द प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन हैज स्टार्टेड, है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना, तो अब वो सॉलिड रहा नहीं, तो अब वो सॉलिड से किस तरह बढ़ने लगा, लिक्विड की तरफ। तो जब ये फोर्सेस बड़े हो जाएंगे कोहेसिव फोर्सेस से, तब बॉन्ड ब्रेक, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे कि अब क्या होगा, कौन से बॉन्ड भाई, हाँ, नाउ द मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्टार्ट, ये सब लिखना होगा आपको, है ना, क्योंकि ये सब आपको बुक में कई बार नहीं मिलता, बुक सीधा बोलता है गर्म हुआ पिघल गया, ठीक है ना, बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, गर्म हो गया पिघल गया, ठीक है ना। सो दे स्टार्ट, थर्ड और हीट डालोगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, अब और हीट डालोगे तो अब इससे एनी मोर हीट विल जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग ऑल द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। याद रखना ऐसा नहीं होता कि एक सबके सब एक साथ ब्रेक हो जाएंगे, है ना, दे स्टार्ट ब्रेकिंग, दे डोंट फिनिश ब्रेकिंग, है ना। तो अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी ब्रेकिंग की, धीरे धीरे सब ब्रेक होने लगे। तो याद रखना पहले के ब्रेक होने से लेके आखिरी के ब्रेक होने का जो टाइम है, इस टाइम तक ब्रेकिंग चलती रहेगी, इस टाइम तक आपको भी हीट देना पड़ेगा। अगर आपने बीच में रोक दिया तो कुछ लिक्विड रहेगा, कुछ सॉलिड रहेगा। आपने ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस देखे होंगे जो आधा पिघला हुआ रहता है और आधा अभी भी इंटैक्ट होता है। ये कब हुआ, जब आपने बीच में हीट देना छोड़ दिया था, थर्ड स्टेज में।
थर्ड स्टेज पे अगर आप हीट देना छोड़ दोगे तो ऐसा ही होगा, आधा पिघला हुआ आधा सॉलिड। पर अगर आप देते रहे हीट तो ऑल द बॉन्ड्स विल ब्रेक वन आफ्टर अनदर और मे बी मतलब साइमल्टेनियसली ऑल्सो। पर याद रखना जो ये प्रोसेस चल रहा है फ्रॉम वन टू लास्ट, इस दौरान टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इस पूरे दौरान तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब हम हीट दे रहे थे शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर जब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? फिर हम क्यों लिख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट? आपने ये भी सुना होगा आइस एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, हाँ आइस एट 0 डिग्री सी होता है ना, वाटर भी एट 0 डिग्री सी होता है ना। उसी 0 डिग्री सी पे आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होता है ना। नाइस है ना। हो सकता है आपको आगे चल के इस चैप्टर में क्वेश्चन हो जिसमें वो बोलेंगे 230 डिग्री पे ये स्टील मेल्ट हो गया और लिक्विड हो गया, और आप देखोगे सवाल में टेम्परेचर नहीं बदला है, ठीक है ना। तो अपने आप को सरप्राइज मत करना कि भाई टेम्परेचर कैसे नहीं बदला, अब तो हीट डाल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हीट डालना बंद कर दिया है ना। और अब तक हमको ये सिखाया जाता है कि हीट डालते रहो और टेम्परेचर बढ़ाते रहो, बट नॉट ड्यूरिंग द फेज नंबर 3। इस टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग चलती है, आप हीट डालोगे टेम्परेचर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विल कीप टेकिंग प्लेस। तो आप याद रखना, क्लियर है? हाँ जी, क्या सेकंड पॉइंट है, ऊपर कर दूं? अच्छा फर्स्ट से आप लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नहीं यार जैसा लिख लो यार, अभी मैं पूरा थरो नहीं हुआ हूँ इस बोर्ड के साथ, जब हो जाऊंगा तो फिर मैं सर ये सेकंड के अंदर टीए का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल एजिटेशन है डियर, तो मैं कह रहा हूँ कि और आप एक्स्ट्रा हीट दोगे ना, ठीक है, तो हाँ। दीज द फोर्स ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ये कोई रियल फोर्स नहीं है ना, मैंने बस ये सिंबलिज्म के लिए लिखा। So this force due to the extra thermal agitation will sometime become larger than the cohesive force between the molecules, है ना? यस सर। है ना? मतलब अब वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रांग होने लगा है, यानी कि अब वो बॉन्ड तोड़ने के चक्कर, ठीक है। पर अगर हम अभी नहीं रुके और हमने और थर्ड स्टेप में मैंने बोला है कि अगर और हीट डाल दी इसमें, इस बॉडी में, तो अब ये होगा कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स विल एक्चुअली स्टार्ट ब्रेकिंग व्हिच इज नाउ मेल्टिंग। कह रहे हैं ये सब स्क्रीन तुम लोगों को ठीक दिख रही है? जो लोग उस तरफ से देख रहे हो ऑनलाइन, कोई हाँ जवाब दे दिख रही देना। है सर। कोई प्रॉब्लम स्क्रीन में, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू नहीं ना? बताइए कोई इश्यूज है क्या स्क्रीन पे? नहीं है सर। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, समझ गए आप? हाँ यहाँ तक जो मैंने बोला, ठीक है ना। देखो मैं इसलिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में जब सवाल आएंगे ना बहुत बड़े होंगे, एक सवाल का इतना बड़ा आंसर होगा, ठीक है। तो कोई रोने लगेगा कि सर एमएलएफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये बेसिक साइंस क्या है? तो बोलो तुमने अभी हाथ उठाया, हाथ उठाया तो तुमने, दैट इज मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन, जैसे स्टील है तो स्टील के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे स्टील के, है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, समझते हो? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे H2O, तुम्हें पता है H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये तो हमको पता है, पर तुम्हें पता है उन दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है। अगर वो डिस्टेंस बदल गई, दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो फिक्स होती है, अगर वो बदल गई तो वो पानी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, वो पानी रहेगा नहीं। वो बॉन्ड लेंथ मैटर करता है, और वो बॉन्ड लेंथ क्यों इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो फोर्सेस दोनों के बीच में सही से लगते हुए होते हैं, ठीक है। वैसे ही सारे सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हीट उसको खराब कर सकता है। अब किसी को, हाँ बोलिए। आप समझे नहीं, जब आपने किसी चीज को शुरू शुरू में हीट दिया उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि थर्मल और दोगे और बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब जब फोर्स को कोहेसिव फोर्स से लार्जर ये फोर्स हो जाएगा, तब तक तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना। जब बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग और जब तक आखिरी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाता, इस दौरान जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाती बॉडी, टेम्परेचर बॉडी की क्या रहेगी अब, कांस्टेंट। हाँ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, ठीक है। हो सके तो ये अपने दिमाग में आप 100 बार बोलिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है?
किसी को कुछ पूछना है पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलूं क्या? अब आगे ये सॉलिड से आप ट्रांसफॉर्म हो गए लिक्विड में, पर ये भी आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड भी ट्रांसफॉर्म होता है इनटू गैस। उसका कोई रीजन, कोई आइडिया? हाँ, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखना, लिक्विड टू गैसेस, ठीक है, ये वाला फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी होता है, करेक्ट। अब चूंकि आपने प्रीवियस मेथड समझ लिया, उसको यहाँ पे एनालॉगस बनाओ, समझो कि वैसा ही कुछ हो रहा है, और मुझे समझाओ कि मैंने ये कंटेनर में लिया पानी। देखो कंटेनर में पानी भरते हैं ना, इसको कई बार हम उसको कैलोरी मीटर कहते हैं, बहुत अजीब बात है, पर हम इसी को कैलोरी मीटर कहते हैं, और इसी से रिलेटेड आप जो पढ़ रहे हो उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, ठीक है। बात की बात है, मैंने कंटेनर में भर लिया पानी, इसको दे दिया हीट। हीट देने का तरीका है नीचे से मैं स्टोव लगाऊं और आग जला दूं, पर मैं ऐसे लिखूंगा कि मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स से हीट दे रहा हूँ। क्या होगा सबसे पहले, क्या होगा? मास्क वास्क लगा के बैठे हो मस्त एकदम, क्या है बहुत थर्मल एजिटेशन होगा पानी में भी। अच्छा, और उससे क्या होगा? बोलो बोलो, उससे तो प्रॉब्लम नहीं, बोलो। कोहेसिव, आगे बस यही, पुराना वाले को रट दिया, आगे ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, ऐसा होता है, आपका पहला स्टेप तो सही है, आपने इसको हीट दिया, इसमें क्या बढ़ गई? थर्मल एजिटेशन, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से तेजी के साथ कोलाइड करने लगे। अभी अगर आप हाथ डालोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वार्म फीलिंग आएगी, थोड़ी देर बाद और रुक जाओ, हाथ डालो, जल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको फीलिंग आ रही है, क्या हो रहा है? पानी जो है ना इतना तेजी से कोलाइड, उस वक्त हाथ डालोगे ना, वही एनर्जी वो आपके हाथ को ट्रांसफर कर देगा, आपका हाथ नहीं झेल पाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका हाथ का मेल्ट हो जाना शुरू हो जाएगा, पर वो बात की बात है। सबसे पहले आप समझिए ये हुआ क्या ये वेपराइजेशन? अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, क्या हो रहा है? लेट्स कॉल इट इवेपोरेशन, है ना। लेट्स कॉल दिस प्रोसेस इवेपोरेशन, है ना। कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो, तुम लोग सोचो। भाई साहब कॉन्सेप्ट खुला है, तुम लोग है, मजा आया। आप जिसको वेपराइजेशन कहते हो, ठीक है? जब आप इसको हीट दोगे ना, तो पहली चीज होगी, जो चीज शुरू हो जाएगा इसमें, वो है वेपराइजेशन, ठीक है। मैं लिखता हूँ और एकदम अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या शुरू हो गया? वेपराइजेशन, ठीक है ना। बट वेपराइजेशन हैपेंस इन टू फेज, ठीक है, दो तरीकों से होता है। पहला फेज है इवेपोरेशन, और वेपराइजेशन का दूसरा फेज होता है बॉइलिंग। पहले अच्छे से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो बेवकूफ। आपने हीट दी, वेपराइजेशन शुरू उसी वक्त हो गया, जैसे ही आपने हीट दी ना, वेपराइजेशन शुरू हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज शुरू हुई है वो क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में याद रखो, इट हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर। इट हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब 100 होने की जरूरत नहीं है तुमको। एक्चुअली इवेपोरेशन 100 से पहले ही शुरू हो चुका होता है, ठीक है ना। आप जो देखते हो और जिसकी आप बात करते हो वो है बॉइलिंग पॉइंट, विच ओनली हैपेंस एट, इन्हें वैसे मत लिखो, अबे 100 वाटर का होता है, जरूरी नहीं कि सबका हो, तो विच हैपेंस एट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वाटर का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथी का भी कोई होगा, सबका अपना अपना होता है। ब्लड का अलग होता होगा, प्लाज्मा का शायद अलग हो, हु नोज, है ना। आप क्या ये बात समझ रहे हो?
Vaporization happens in two stages. The first stage is evaporation, which can start happening at any temperature, and then comes the boiling point. जो boiling stage comes at boiling point. Clear है ये? अब जैसे मैंने सॉलिड को समझाया था वैसे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ. ये रहा मेरा कंटेनर और यहाँ तक भरा है पानी. कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक भरा है पानी. ये इसका टॉप सरफेस है, ठीक है ना? टॉप सरफेस, इसी को फ्री सरफेस बोलते हैं. बाकी सरफेसेस को फ्री नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना? टॉप का सरफेस जो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में उसको क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस. बाकी उसके नीचे भी पानी के लेयर्स हैं, नॉट फ्री. तो जैसे ही आप नहीं भी डाल रहे हो हीट, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो आपको पता है ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाता रहता है. कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का, है ना? कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का अपने बगल वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाता रहता है और इन रिटर्न फोर्स उससे एक्सेप्ट भी करता रहता है. ठीक है? So there are forces like this inside water, है ना? All around it, in all directions. But very carefully look at the water molecules on the top surface. They also experience force from the water droplets या water molecules below it. But उसके ऊपर कुछ है ना? ये जो टॉप वाले हैं ना, ये किस पे फोर्स लगाएंगे? अपने नीचे वालों पे, है ना? पर इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना? ये जो टॉप वाला है ये भी अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा देगा और इन रिटर्न उनसे फोर्स ले लेगा, पर इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना? तो आपने ऐसे पानी में जिसकी कुछ ऐसे बिहेवियर है, इसमें आपने हीट, थर्मल एजिटेशन बढ़ा ना. तो जो ऊपर वाले हैं, सबसे पहले जब आप बहुत हीट दोगे, सबसे पहले दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग. व्हाई? सबसे पहले व्हाई विल दे स्टार्ट ब्रेकिंग? ऐसे नहीं, फिजिक्स ऐसे नहीं चलता. उसके ऊपर कुछ नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे नीचे कुछ नहीं. ये कोई सेंस नहीं. अगेन ये डेफिनेशन तो हम देखते हैं. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, नॉट कॉज. बाकी मॉलिक्यूल्स को आप देखिए, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड इट, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, है ना? बट इन मॉलिक्यूल्स पे देखिए, इन पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ आधे मॉलिक्यूल्स लगा पा रहे हैं, है ना? उसके नीचे वाला सेमी सर्कल, है ना? ये वाला, है ना? पर ऊपर वाले तो कुछ है नहीं, नेबरिंग वाले भी नहीं है. तो सबसे कमजोर वाले पार्टिकल्स भी होने का रीजन है दूसरा, इन पे सबसे कम फोर्स तो लग ही रहा है. दूसरा, एटमॉस्फेयर के साथ यही कांटेक्ट में सबसे कम, है ना? तो क्या होगा? फर्स्ट बॉन्ड्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग फ्रॉम द टॉप, एंड एज द बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, दे विल, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो दे विल गो एंड रिएक्ट विद एयर, है ना? वो ऊपर ही उठना है फिर उनको, है ना? वो अब लिक्विड फेज से किस में आने की कोशिश कर रहे हैं? गैस फेज में. पर देखो, जब वो ऐसा उठने की कोशिश करते हैं, मान लो हल्का हल्का उठे, तो आपको पता है सिर्फ ये कोशिश ही रहने वाली है अभी शुरू में. क्यों? ऊपर से एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रही है, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक. हमारे कंधों पे भी लगती है ना? हमारे ऊपर अच्छे खासे किलोमीटर्स ऑफ एयर है, एंड दैट एयर इज प्रीटी हैवी. ठीक है ना? ऐसे मत देखो कि दीवार है तो वो तो बाकी का रह गया, ठीक है? खुले में खड़े हो जाओ, अपने आप को इमेजिन करो एक ओपन ग्राउंड में खड़ा, तो अब तो सारा एयर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कंधों पे. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारे कंधों पे आता है. फील इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ खास नहीं है. पर अगर एक छोटा सा वाटर वेपर है, वो तो उतना, उसको तो फील होगा, वो प्रेशर होगा कि नहीं? वो उतना तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है, उसके शोल्डर ब्लेड अभी बने नहीं, है ना? तो वो क्या है, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, बट इट इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है ना? थोड़ा उठता है, पर यहाँ पे मान लो मैं एक लेयर बना रहा हूँ असम्पशन वाला, यहाँ तक ही उठ पाएगा. तो आप देखिए, यहाँ तक वाटर है और यहाँ पे यहीं तक उठ पा रहा है. तो वाटर से हल्का ऊपर अगर आप हाथ लगाओ, जब आप उसको हीट देते हो, हल्का हाथ लगाओ, यू विल फील समथिंग इज देयर, समथिंग वेपर काइंड ऑफ, है ना? कुछ वैसा थोड़ा सा वाटर के 1 मिलीमीटर ऊपर हाथ लगा, जब गर्म हो रहा है तो फील होता है कि नहीं? मतलब वाटर गर्म हो रहा है कि नहीं, सीधा हाथ डाल के चेक करते हो कि ऊपर से? कैसा? ऊपर से? नहीं, ऐसे तुम समझ लीजिए सवाल मेरा. पानी गर्म करने को रखा मैंने, वो हल्का ही गर्म हुआ है, बहुत थोड़ा गर्म हुआ है, सीधा हाथ डाल रहे हो या फिर कई बार ऊपर से पता कर लेंगे हम. अगर आप वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर जरा सा भी ऊपर हाथ रखो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इट्स हीटिंग अप. ये आपका हाथ यहाँ आ गया इस सेक्शन में, ठीक है ना? जहाँ पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन. जहाँ पे क्या हो रहा है? माइंड यू, अभी पानी का टेम्परेचर शायद 100 हुआ भी ना हो, 85 है. ये कौन सा टेम्परेचर है? 100 है.
क्या ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली लो, और फिर भी इवेपोरेशन हो रही है। द फर्स्ट स्टेप। So did I say कि evaporation happens at all temperatures? अरे पागल हो क्या, कूद जाऊंगा खिड़की तोड़ के मैं नीचे, पागल हो क्या, बोला अभी तक बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, हैं? होता है all temperatures, evaporation happens at all temperatures, हैं? Clear? ये तो यहाँ तक रुक गया, एटमॉस्फेयर ने इसको वहीं तक रखा कि तू औकात में रहे, ठीक है ना, इतनी गर्मी अभी नहीं आई है तेरे में, वहीं रहे, यहाँ रुक गया। आपने टेम्परेचर और ऐड किया, चलो कोई बात नहीं, हम आग जलाए रखेंगे, मतलब आग बस जलाए रखो, टेम्परेचर ऐड होता रहेगा, है ना। अब इट रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ, फॉर वाटर एटलीस्ट इट इज, अब क्या होगा, अब दीज बॉन्ड्स हैव कंप्लीटली ब्रोकन, है ना। Now this reaches a point, which is the boiling point. These bonds will randomly break, start breaking, और सबसे पहले ऊपर का लेयर उड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रोक नहीं सकता, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, ठीक है ना। और टेम्परेचर डालोगे तो और बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ नहीं, तो जितना आप डालते जाओ ये ब्रेक होने लगेगा, ये पानी का लेयर गिरना शुरू होगा, क्योंकि ऊपर के लेयर क्या हो रहे हैं, फ्री सरफेसेस आर वैनिशिंग इनटू थिन एयर नाउ, वो गिरते 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 पानी पूरा का पूरा खत्म, ऑल योर वाटर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू गैस। इज दैट ओके? अब सवाल ये है, जब ये हो रहा था, डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? हाँ, ड्यूरिंग बॉइलिंग, जैसे बोला था ड्यूरिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कभी चेंज होता नहीं था टेम्परेचर, क्या अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है? हाँ है, ऐसे याद रखो ना, फेज जब भी चेंज होगा तो टेम्परेचर उस दौरान तो कम से कम कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? यहाँ पे भी आप लिखेंगे टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड यू विल राइट की इवेपोरेशन, एंड लिख लो ना सब लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तुमने लिख लिया? लिख लिया तो लिखो ना। हाँ जी, स्क्रॉल कर दूं? ओके, ऊपर, अच्छा ठीक है। जब आप लिख रहे हो ना, तो एक चीज और लिखना, यहाँ तक जब तक इवेपोरेशन हो रहा है ना, जो वेपर ऊपर उठ रहा है, ये वेपर जो ऊपर उठ रहा है किसी प्रेशर से उठ रहा होगा, तो टिल दैट टाइम एटलीस्ट द वेपर प्रेशर is lesser than the atmospheric pressure. क्या लिखेंगे आप? That vapor pressure during the phase of evaporation is lesser than the atmospheric pressure. But at boiling point, in bracket आप लिख सकते हो कि the vapor pressure becomes equal to या more than atmospheric pressure. जिस तरफ से प्रेशर ज्यादा होता है, पार्टिकल उसी तरफ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे नीचे से लग रहा प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर से लग रहा प्रेशर कम होता है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अब वो ऊपर ही उठेगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। इवेपोरेशन के स्टेज में ऐसा नहीं होता, इसलिए इट इज हेल्ड एट अ प्लेस। बोलिए ना। वेपर प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मैं बुक पे एक नीचे से प्रेशर लगाऊं, एक ऊपर से, जब दोनों बराबर प्रेशर हैं तो वो अपनी जगह पे रहेगा, जब नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो वो उठ जाएगा, है ना। क्या ये क्लियर है? किसी को कोई सवाल अभी करना? तो एक यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा एक यूनिट मास को? हाँ, LF, क्योंकि मास 1 है तो 1 into LF इज LF, ठीक है। उस सब्सटेंस का जो भी LF होगा लेटेंट ऑफ फ्यूजन, उतना दे दो, 1 किलो उस सब्सटेंस का कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता होगा, जिस हीट को दे देने के बाद कोई भी
1 किलो लिक्विड would convert to same amount of gas. होता होगा, क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो बस मुझे बता दो क्या लिखूं, उसका क्या नाम लिखना है मुझे? वेरी गुड। तो इस चीज का स्पेशल नाम है लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपराइजेशन। और इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज दिस थिंग एंड इट्स डेफिनेशन? कोई बोलेगा मुझे डेफिनेशन, समझ जाऊंगा मैं भी। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट व्हाट? ऐसे नहीं बोलते केजी वेजी वैसे तो, यहाँ पे केजी बोलते हो, रशिया में पाउंड्स बोलते हैं, या फिर यूके या यूएस में भी पाउंड्स बोलते हैं। 1 यूनिट मास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इट्स बोलना है ना, इट्स कॉल्ड नहीं, इट्स वो पानी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, इट्स कॉल्ड इट लेटेंट हीट ऑफ। हाँ, वन क्या ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। और कितनी, अगर पूरी लिक्विड का वजन m है, ये तो यूनिट मास की बात कर रहे हो ना? हाँ, शाबाश। तो कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी? मास ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So the heat required to convert this whole bag of liquid, whole container of liquid, जिसका मास कितना है, अभी m लिख देता हूँ, इसके लिए चाहिए होगा मुझे हीट mlb। अगर इसको पूरा उड़ाना है मुझे, तो इतना हीट तो कम से कम चाहिए होगा। अच्छा, उड़ा दिया मैंने, है ना, 2 किलो लिक्विड था, इसको मैंने mlb दे दिया, जितना चाहिए था उतना दे दिया, ये पूरा वेपराइज होता। और देता रहूं तो मान लो ऊपर से इसको ढक देता हूँ, सोचो अपना दिमाग इमेजिनेशन लगा, ऊपर से ढक दिया, उड़ के कहीं नहीं जा सकता। हाँ, कंडेंस वर्ड है, फिजिक्स बताना है ना। ये उड़ गया मतलब ये कन्वर्ट हो गया गैस में, क्योंकि इनक्लोज्ड चेंबर है, ये कहीं बाहर नहीं जा सकता। देयर बी गैस पार्टिकल्स इनसाइड होंगे, है ना, और उसका मास अनचेंज होगा, चेंज होगा। पहले 2 किलो पानी था, अभी भी 2 किलो रहेगा, मास चेंज होगा, अनचेंज होगा, वो तो कंफर्म बात है ना, वो कहीं जाना। तो अभी और हीट दे रहा हूँ, अब क्या होगा, है ना, और हीट दे रहा हूँ, क्या होगा? देखो, पहले तो तुम्हें समझना होगा पानी क्या बन गया यहाँ पे। अगर आप ठीक से मोटा मोटा भाषा बोलो तो स्टीम बन गया, है ना। और चूंकि आप हीट देना बंद नहीं कर रहे हो, दिस स्टीम टेम्परेचर विल कीप राइजिंग। ये फर्दर और किसी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो अब इसी स्टीम का जो टेम्परेचर मान लो 100 था, तो अब ये कितना होगा? 102, 110, 120, 200, 500, 1000, है ना। तुमने सुना होगा सन के आसपास जो वेपर्स हैं उसकी जो टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स में है कि नहीं है? कुछ टीम्स इतने गर्म हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अब आप और हीट दे सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको, सिर्फ इसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें तो कोई और फेज चेंज नहीं हो सकता ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। इसीलिए जरूरी है कि अब मैंने इसलिए इतना कुछ बोला है क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप ये कह नहीं पाओगे मुझे कि सर तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई क्वेश्चन तगड़ा नहीं करती ना, वो तो बकवास बात है। मान लो कोई सवाल है, पहले सवाल के सॉल्व भी नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। मैंने एक बर्तन में नीचे 100 ग्राम पानी लिया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री की है। सब समझ लो, पानी लिया जिसका टेम्परेचर अभी कितना है? 40, और इसके ऊपर थोड़ा आइस क्यूब डाल दिया, ठीक है ना। आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या होता है भाई? 0 रख लेते हैं, अभी रख लेते हैं 0, तुम्हारी मर्जी करें, ठीक ना। ये लिया मैंने 200 ग्राम और इसका क्या टेम्परेचर है? 0 डिग्री की। ये क्लियर है ना। ये एक ही बर्तन में डाला है मैंने, और इसमें मैंने एक पाइप से स्टीम पास किया,
ये सवाल आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे बुक्स में और आपके मॉड्यूल में। अब मैंने एक 5 स्टेप्स में क्या किया, स्टीम पास करना शुरू किया। ये लोग आपको ये भी बताएंगे कि कितना मास स्टीम डाला इसमें, ठीक है ना, ये आप सवाल रखेंगे। और स्टीम का टेम्परेचर क्या था वो भी बोलेंगे। मान लो स्टीम का टेम्परेचर 200 डिग्री था, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर डाला। स्टेप 1 से शुरू करो, क्या होना शुरू होगा। हाँ, सबसे पहले तो पानी, सबसे पहले आइस मेल्ट होगा कि पानी इवेपोरेट होने लगेगा। सबसे पहले आइस मेल्ट होगा। और पूरा आइस कितना है, 200। मान लो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में मैंने कुछ नंबर अपने मन से बक दिया, 100, ठीक है ना। तो पूरे इसको मेल्ट करने में कितना हीट लग जाएगा, m जो मास ऑफ द आइस है इनटू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतना तो लगेगा। इतना हीट में मैं आगे 1 लगा रहा हूँ, क्यों, मैं कह रहा हूँ इतना हीट तो सिर्फ आइस को पानी बनाने में लगेगा। लगा दिया, स्टीम ने दिया आपको इतना हीट, ठीक है ना। हाँ, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ ये फ्यूजन, हाँ है ना, सॉलिड टू लिक्विड है ना, ठीक है। तो एलएफ यहाँ भी लिख देता हूँ ना, ये एलएफ है, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। स्टीम ने दे दिया इतना ही, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो गया वाटर पे। अच्छा, जब ये सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर क्या होगा इसका, याद रखना, आइस वाटर पे किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, 0 पे। तो जैसे ही सारा कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। So when it is entirely converted into water, still the temperature of that 200 gram of water will still be, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास कितना पानी है, 300 grams of water, not at 0 degree, at, ठीक है। तो पहले आपको इस पानी को भी इस लेवल पे 0 पे लाना होगा, तभी वो थर्मल इक्विवेलेंट हो पाएंगे, है ना। इस पानी को भी 0 होना पड़ेगा, है ना, 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, 0 होना पड़ेगा ना, मतलब अगर इसको बनना है उसके बराबर तो, ठीक है। हाँ, ये तय है कि जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें वो 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना, नहीं बनेगा। होना ये है कि ये भी थोड़ा हीट लूज करेगा। 100 ग्राम पानी है, टेम्परेचर कितना है इसका, 40। स्टीम तो दे ही रहा है हीट, ये भी हीट लूज करेगा थोड़ा, किसको, आइस को, ठीक है ना। इन एनी केस द आइस हैज टू कन्वर्ट इनटू वाटर। तो फाइनली कुछ ऐसा होगा कि ये पानी भी 100 ग्राम ही रहेगा, पर इसका टेम्परेचर अब गिर जाए, है ना, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, आई डोंट केयर, अभी हम मैथ्स में नहीं जा रहे, है ना। पर ये पानी का भी टेम्परेचर अब गिर जाएगा, है ना। अब आप समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा पानी बन चुका है ना, 300 ग्राम ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, है ना। इसने कुछ हीट लूज किया है, उसने कुछ हीट, बर्फ, पहले वो बर्फ से आइस से पानी बना और फिर और कुछ हीट गेन किया होगा ना। पानी तो बन गया, अब तो और कुछ बनेगा नहीं ना, तो और कुछ हीट गेन किया होगा। तो मान लो अभी हम एक असम्पशन ले रहे हैं कि अब फाइनली सिचुएशन ये है कि ये 300 ग्राम पानी हो गया है एट टेम्परेचर 10 डिग्री। दैट्स एक्सेप्टेबल, ओके। अभी भी मैंने स्टीम देना बंद नहीं किया, ठीक है ना, अभी भी स्टीम देना बंद नहीं किया, और स्टीम डाल रहा हूं। अब क्या होगा, पहले तो ये 10 से गिर के कितना होना चाहिए, जो गिर के नहीं, सॉरी, बढ़ के, 10 से बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, क्या यार, हाँ, तो 10 से पहले बढ़ जाना चाहिए। और कितना बढ़ना होगा इसको बता, 90 डिग्री। ये पानी 300 ग्राम ही रहेगा, पर इसको अभी कितना बढ़ना है, 90 डिग्री तक इसको बढ़ते रहना है, और ये स्टीम देता रहेगा उसको उतना ही, है ना। जब ये एग्जैक्टली 100 पे पहुंच जाएगा, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट, नाउ इट विल स्टार्ट वेपोराइजिंग। अब ये मास भी जो आप देख रहे हो अब कॉन्टैक्ट इंटैक्ट नहीं है, ये भी 300 ग्राम से लेसन होना शुरू होगा, है ना, और फिर गिरता जाएगा, ठीक है ना। आप कोई भी अब फिजिक्स का बुक उठाते हो और जब सवाल देखते हो इस चैप्टर का, मतलब जितने चैप्टर्स आपने आज तक किए होंगे उसमें सबसे लंबे आंसर इसी चैप्टर के होते हैं। और मैंने आज तक किसी ऐसे जेई के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, जबकि आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट आई हैव taught at least 400-500 students who have gone into IIT till now, and I have just passed out of IIT 5 years ago only, and I have taught 400-500 students who have gone to IIT, and yet I have not seen anybody who is bothered by these questions. हो सकता है 1.5 पेज लगे, 2 पेज लगे, पर बॉदर नहीं कर सकता आपने, है ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशंस इसमें क्या होने वाली है, बहुत ही पेनफुल, है ना, कैलकुलेशंस आपको फंसाएंगी या थकाएंगी थोड़ा,
ठीक है ना। आपको पहले पानी को कन्वर्ट करना होगा वेपर में, पहले आइस को पानी में, फिर पानी का टेम्परेचर आपको लाना पड़ेगा 100 तक, वो कन्वर्ट होगा स्टीम में, और टोटल स्टीम का मास वो शायद आपसे मास या फिर जो भी वाले बचाओ पूछेंगे आपसे, जो भी बकवास या टेम्परेचर पूछेंगे वो आपसे। समझ गए आप लोग ये बात, है ना? क्लियर है ये बात? ये बहुत ही गंदा ड्राइंग है, ये मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ठीक है, पर एनीबडी हु हैज एनी इश्यूज अभी तक जिसको नहीं समझ में आ रहा, बोलिए, किसी को कोई इश्यू है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो, मुझे कोई इश्यू नहीं। अरे यार मुझे अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, सवाल पूछते हैं आप लोग, है ना? सवाल पूछा करो, कहीं फंस रहे हो तो सवाल पूछा करो, नहीं भी फंस रहे हो तो भी कुछ बकवास सवाल पूछा करो, ठीक है ना? पूछो, चलो। चलो आपके पास तो सवाल नहीं है, मेरे पास है, ठीक है ना? सवाल लिखिए, और मुझे लगता है आप लोग आंसर एक बार में दे दोगे। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ आइस 0.5 किलोग्राम, composition of ice 0.5 kilogram at 0 degrees C, and 2 kilogram water at 30 degrees C. ठीक है, किसी को याद है यार आइस का लेटेंट हीट? तो किसी ने रटा वटा है क्या थोड़ा सा? मैं बोल, हाँ जी, 80 कैलोरीज पर ग्राम, है ना? किलोग्राम में बोलो। अरे यार मुझे इतना याद है, मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ice is 3.36 into 10 raised to the power 5 something जूल, है ना? या फिर कैलोरी पर किलोग्राम होगा, एक बार चेक कर लो ना। मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये सब रटने की चीजें होती हैं, तो बुक्स में लिखा होगा, जो भी है इसी को मान लो फिलहाल, है ना? ये लिख लो आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है? क्या क्या होगा? समझा नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डिग्री सी, लिख लिया। और वाटर का याद है सबको? वाटर का कितना होता है बोलो, वाटर का कितना होता है बताइए कोई? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैलोरी में 1000 होता है, जूल्स में 4200 जूल्स पर केजी, अराउंड दैट। 4200 लिख लो एक रफ नंबर। वाटर का स्पेसिफिक हीट इज 4200 जूल्स पर केजी। मैं उसको ऐसे सी ऑफ वाटर लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स पर केजी, और यहाँ पे डिग्री सी रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये रहेगा, दोनों दे दिया मैंने, सवाल सबने लिख लिया। तो एक मिक्सचर है जिसमें आइस कितना बोला था मैंने, हाफ केजी, और टेम्परेचर क्या था इसका? हाँ तो 0। वाटर का क्या टेम्परेचर था? 30, और वाटर कितना क्वांटिटी थी, मास क्या था? 2 केजी। इस मिक्सचर का फाइनल आंसर चाहिए, जबकि आपको ये दो चीजें सोचिए, आंसर दीजिए।
किसी को आंसर आ रहा है क्या? एक और बात हुई है मुझे, चूंकि एक वैल्यू मैंने अजम्पशन में लिखी है ये कैलोरी में, सब लोगों ने इसको कन्वर्ट किया या फिर कैलोरी में रखा? को इसको कन्वर्ट करना है या कैलोरी में कन्वर्ट करना? ये वाला वैल्यू जूल में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर मैं इसको जूल में लिख दूं ताकि आसान हो जाए आप लोग के लिए? ये भी जूल है, ये भी जूल है। वहां पे क्योंकि कैलोरी है, कन्वर्ट करोगे तो ठीक है, जूल ही रखो ताकि कन्वर्ट ना करना पड़े आप, कोई बात नहीं। हाँ जी, मास क्यों ढूंढ रहा होगा यार? मास कभी बदलता है, तो पूरे मिक्सचर का मास कितना होगा? 2.5 किलो। अगर पहले आधा किलो आइस था, 2 किलो पानी था, तो कुछ भी हो जाए उनके साथ मिक्सचर का मास कितना रहेगा? 2.5 किलो। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, है ना? क्योंकि ये पानी तो अपना हीट रिलीज करेगा, 30 डिग्री पे है ना, तो वो अपना हीट रिलीज कर देगा, और आइस वो हीट क्या करेगा? अक्वायर कर लेगा, ठीक है? और आइस उस हीट को अक्वायर करके क्या करेगा? वाटर, इट विल बिकम वाटर एट 0 डिग्री सी। हो सकता है अभी भी थोड़ी सी हीट बाकी रह जाए, जो इसमें इस पानी ने हीट रिलीज की ना, है ना? इसलिए इस पानी ने 30 डिग्री सी से पानी कितने से कितने पे आ जाएगा? 30 से कितने पे आ जाएगा? 0। अरे यार 0 पे आएगा ना, पानी को 0 पे आना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर उसको आइस के साथ बैलेंस होना है तो पानी को 30 से 0 पे आना है, तुम 0 मान के चलो। 30 से 0 आने में पानी कुछ हीट रिलीज करेगा, वो हीट कौन ले लेगा? आइस, टू कन्वर्ट इनटू वाटर। पर अभी भी हो सकता है वो पूरी ना ले पाए, थोड़ी सी हीट बाकी रह जाए। इस हीट से आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो आपको क्या काम करना है, पहले डेल्टा Q1 निकालो फॉर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। निकाला किसी ने? आइस को पानी बनने में कितना लगा पहले वो बता दो मुझे। डेल्टा Q1 आप लिखोगे मास ऑफ आइस, है ना, इनटू लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस। आंसर बताइए, मास ऑफ आइस कितना था? 0.5, और उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 3.36 इंटू 10⁵ है ना? इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.68 इंटू 10⁵, और ये क्या है? जूल, है ना, क्योंकि हीट है। क्लियर है? व्हाट इज दिस? दिस इज हीट रिलीज्ड बाय, सॉरी, हीट अक्वायर्ड बाय आइस टू बिकम वाटर एट, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है? नाउ आइस बिकम वाटर एट 0 डिग्री, है ना? अब वो 0 डिग्री से आ चुका है। इसी डिग्री पे अब आप उसको लाओ, क्या है दूसरी चीज? पानी है ना हमारे पास, ये हीट कहीं से तो आना चाहिए, पानी देगा ये हीट, ठीक है? तो उसको डेल्टा Q2 लिखो, है ना? थोड़ा तुम लोग लिखो डेल्टा Q2, दैट मीन्स हीट रिलीज बाय वाटर। अच्छा, पानी हीट रिलीज जो करेगा वो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? अरे पानी हीट रिलीज सिर्फ कर रहा है, पानी फेज ट्रांसफॉर्म कर रहा है क्या अपना? वो हीट रिलीज कर रहा है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है? MC डेल्टा T। सुनो, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा T में आप क्या लिखोगे? पहले क्या टेम्परेचर था पानी का, और बाद में क्या होना चाहिए? तो डेल्टा T 30, ठीक है ना? पानी को भी उसी जगह पे आने के लिए 30 से 0 होना होगा। दिस इज द हीट रिलीज बाय वाटर, प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना? अब वैल्यूज लिख लीजिए आप। मास पानी का कितना है? 2 किलो। स्पेसिफिक हीट क्या है? 4200, क्योंकि जैसा है वैसे ही लिख सकते हैं हम। और बाकी क्या है? 30। फैंटास्टिक, वैल्यू बता दीजिए इसकी। और हो सके तो वैल्यू को 10⁵ में लिख, क्योंकि पिछले वाले को मैंने लिख दिया वैसे, है ना? तो जो वैल्यू है उसको 10⁵ जूल्स के टर्म्स में लिखो, है जी? 2.5 है पक्का? 52 है इंटू 10⁵ जूल, है ना? दिस इज हीट रिलीज बाय वाटर, करेक्ट?
भाई साहब पानी ने ये पूरा हीट दे दिया, आइस ने इसका कितना पोर्शन ले लिया, ध्यान दो, आइस ने इस हीट का कितना ले लिया, इतना, है ना? अब हमको गौर से समझना है, बचा कितना, व्हाट इज द हीट लेफ्ट, व्हाट इज द हीट लेफ्ट, जितना आइस ने ले लिया उसको माइनस कर दो इसमें से, 2.52 माइनस वो कितना था, 1.68 into 10 raised to the power 5, ये आ रहा है 0.3284, ठीक है ना, into 10 raised to the power 5 G। क्लियर है ये? क्लियर है? क्या अभी क्या सिचुएशन है? अभी वाटर, देयर इज ओनली वाटर इन द कंटेनर, एट व्हाट टेम्परेचर, 0, बट देयर इज सम एक्स्ट्रा हीट लेफ्ट। नाउ व्हाट विल दिस हीट, जस्ट रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, पर ये इतनी हीट नहीं है कि टेम्परेचर को 100 तक ले जाए, ले जाएगी क्या? अगर 100 तक ले जाएगी तो फिर शायद वेपराइज भी करते हो, है ना, पर देखने की बात है क्या ये इतनी हीट है कि टेम्परेचर को 100 तक ले जाए? So where will this heat be used? Ask yourself, where will this heat be used? In raising the temperature of the total composition. अब तो पूरा पानी ही है ना, तो पूरे का टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना? तो उसका जवाब देखो, तो क्या लिखें हम फॉर्मूले में, बताइए क्या लिखें, क्या आंसर आ जाए? तो अब हम लिखेंगे वाटर का टोटल मास कितना है मेरे पास, 2.5 किलो, m हो गया, c लिखे, पानी का अभी अभी लिखा था मैंने, लेटेंट हीट कितना होता है, 4200 जूल पर केजी होता है पानी का लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट है ना, लेटेंट यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट हो गया डेल्टा टी। अभी पानी कितने पे है, 0, और उसको किसी टेम्परेचर तक जाना होगा, तो डेल्टा टी विल बी द फाइनल टेम्परेचर माइनस 0, इनिशियल टेम्परेचर इज 0, है ना, तो 0 लिखेंगे इधर। mc डेल्टा टी वाला पोर्शन मेरा हो गया, इज इक्वल टू हीट कितना है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू जो कि गिवन है इसको, जो कि 0.84 है, into 10 raised to the power 5 joules है। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस, टीएस निकाल दीजिए, कितना 8 आ गया, पहले सबको ला देंगे यार, गलत होगा तो, 8 है। So therefore according to you people the final temperature is coming out to be 8 degrees, है ना? क्लियर है? सबका आया देखो, तो पहले कर लो, आपको 80 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये 4200 इंटू 2.5 कितना, 4200 इंटू 2.5 कितना होगा, 8400 एंड 2100, 10,500 है ना। 10,500 को अगर आप 10 raised to the power 5 के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिए? अबे आई थिंक 10,500 है ना, हाँ 0.1 में लिखोगे ना, 100 ऐसा कुछ 5 रहेगा, इंटू 10 raised to the power 5 into TF gives me this nonsense 0.84 into 10 raised to the power 5 on. So you divide this by this and this gives you very simply the value of TF which is 8, obviously 8, 0.84 है वहाँ, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो उसको 0.10 something से, approximately the answer is 8, थोड़ा और माइन्यूट हो सकता है, but the temperature final will be 8 degrees. So what is the final answer? What do we have finally? We have 2.5 kilograms of water at 8 degrees C. Now is it in thermal equilibrium? अब तक सब सेट हो चुका है, अब और कोई चेंजेस पॉसिबल है इसमें, है ना? So now your answer is completed when you reach what? When you reach thermal equilibrium. ठीक है, जब आपका पूरा कॉम्पोजिशन अब और नहीं हिल सकता, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। आप अपने आंसर को तब तक ड्रैग करते रहो जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचते हो। अब सवाल है, बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया कि पानी 30 से 0 पे आएगा और फिर हीट अप होगा, क्या ये सही है? मतलब आइस को तो कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री से पे पानी बनना ही था और वो हीट दे दिया पानी में, पर क्या पानी सच में 30 डिग्री से पहले 0 पे आएगा और फिर देखेगा कि अच्छा इतना हीट बची हुई है, लेट्स हीट अप, ऐसा होगा? नहीं होता ना, पर हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे।
ठीक है ना। आप देखो कौन हीट दे रहा है, आप देखो कौन हीट ले रहा है, दोनों हीट के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन देखो कि कितना बचा है, दोनों हीट के बीच का डिफरेंस निकालो, इक्वेटेड टू m3 डेल्टा टी, और जो भी डेल्टा टी आता है उतना टेम्परेचर राइज कर दो, ठीक है ना। क्लियर है ये? रियलिटी में ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा, पानी 30 से गिर के कितने पे आ जाएगा, 8 पे, और वहां पे क्या होगा, आइस विल कन्वर्ट टू वाटर एट 0 डिग्री एंड इट विल राइज टू 8. दिस इज द रियलिटी, बट दैट्स नॉट हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। वी सॉल्व इट मैथमेटिकली, सो वी गो मैथमेटिकली, ठीक है ना। अब किसी को कोई सवाल करना है, किसी को कोई सवाल पूछना नहीं, यहां तक सब क्लियर है? लेट मी रिपीट, वट एवर यू स्टडिंग इज कैलोरीमेट्री, और यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1, यहाँ पे there'll be a substance giving heat, releasing heat, there'll be another substance receiving heat, gaining heat, ठीक है। the one releasing heat will lose temperature, आप वो निकालोगे m3 delta T से, the substance gaining heat will rise in temperature or have a phase of transformational phase, है ना, वो जो भी ट्रांसफॉर्म करना चाहे, अगर इतनी हीट मिली तो, ठीक है। अगर आप ये सब ठीक से कर पाओगे, इक्वेशन सही सही बिठा पाओगे, यू विल रीच द फाइनल आंसर, ठीक है। This is the basic question, ठीक है। Now let's go to a complex question, and let me find a complex question from a book, ठीक है। Let me just speak the question to you and let's see कितने लोग solve कर पाते हैं। I'll just take any large question, जो भी सबसे toughest लगे मेरे को, मैं बग देता हूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो, आसान दे दूंगा। बोलू बोलू, मजा आने वाला है। चलो एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी 3 masses ABC, लिख लो आप लोग, प्लीज लिख लो क्वेश्चन। 3 masses हैं, A, B, C, ठीक है ना। These are 3 liquids, okay? A, B, C are what? These are 3 liquids, and they have different temperatures. A at 12 degrees C, please write. A at 12 degrees C. B and C also I'll write. B 19, C 21. Is that okay? They are obviously, now my question here is the temperature when A and B are mixed is 16 degrees C. When you mix these two guys, okay, then the final temperature is 16 degrees C. अगर आप A और B को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप B और C को मिक्स कर रहे हैं तो 23 डिग्री C आ रहा है, ठीक है। अगर आप B और C को मिक्स करते हो तो फाइनल आंसर 23 है उन दोनों के कॉम्पोजिशन का। तो सवाल ये है कि इफ आई मिक्स A and C, व्हाट इज माय आंसर? बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है। A B को मिक्स किया, 16 मासेस दिया मैंने, ठीक है। बस आप ये अज्यूम कर लो दे हैव इक्वल मासेस, ओके। मैं आपके आसानी के लिए कह रहा हूँ, A B C तीनों के मासेस इक्वल हैं, तो जस्ट रिमेंबर दे हैव इक्वल मासेस, अज्यूम दैट मास टू बी, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द आंसर। हाँ हाँ, स्पेसिफिक हीट पानी का वही रहेगा हमेशा, है ना। स्पेसिफिक हीट क्योंकि तीनों लिक्विड सेम है, तो स्पेसिफिक हीट तीनों को सेम मान के सोच सकते हैं, या फिर अलग अलग मान लिया। मैंने बोला क्या कि तीनों स्पेसिफिक हीट सेम, इक्वल मासेस बोला है ना मैंने, स्पेसिफिक हीट आप अलग अलग मानो, 3 डिफरेंट लिक्विड, तो ऐसे SB SC ऐसे लिख लो, मासेस तीनों का है पर तीनों के स्पेसिफिक हीट अलग अलग।
किसी को कुछ मिला? अच्छा, ए बी को मिक्स किया तो क्या टेम्परेचर मिला? 16। तो दैट मीन्स किसने हीट लूज किया होगा? ज्यादा टेम्परेचर किसका था? बी का था। तो आपको ये तो समझ में आता है कि हीट लॉस्ट बाय बी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए। तो ये तो आमने सामने लिख सकते हो ना, हीट लॉस्ट बाय बी, ऐसा लिखो अपने पास तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ऐसे सारे क्वेश्चन। हीट लॉस्ट बाय वन पार्टी विच इज बी विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हीट गेन्ड बाय ए। वेरी सिंपल है ना। व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय बी? एक बार देखते हैं। मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और इसमें हीट कितना लूज किया देखते हैं। फाइनल टेम्परेचर कॉम्पोजिशन का कितना है और बी का पहले कितना था? तो 19 माइनस 16 लिखोगे। इज दिस द हीट लॉस्ट बाय बी? है ना, है ना। पहले 19 था, अभी 16 हो गया, इतना ही हीट लूज किया होगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, कहीं और हीट जा नहीं सकता, हीट गेन्ड बाय ए, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। और इसमें कितना गेन किया? पहले इसका क्या टेम्परेचर था और अभी कितना है? तो फाइनल टेम्परेचर इज 16 एंड इनिशियल वाज 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। m उड़ जाएगा, बाकी देख लो, SA और SD का रिलेशन बोलो। क्या आया बोलो। Obviously we are getting 3SB is equal to 4 times SA। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ई, या फिर ऐसा सीधा बोलो तो, अगर किसी एक को जानना है आपको, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज ऑब्वियसली 4/3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। दैट्स अ बेटर वे टू से। एक रिलेशन तो मुझे मिला कि इन दोनों के स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन। ऐसा ही फिर से करो बी और सी के लिए। बी सी को मिक्स किया था ना? हाँ, बी सी को मिक्स किया था। इस पर मुझे याद नहीं, ज्यादा गर्म कर दो। हीट लॉस बाय टी है। अब लिखेंगे हीट लॉस बाय, इस बार कितने कितने हीट लूज किया? सी ने। ठीक है, तो हीट लॉस बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी। फिर से वही इक्वेशन बिठाओ जो पहले बिठाई थी। मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इनटू, इफ आई कैन सी, कितना हीट लूज किया, कितना टेम्परेचर लूज किया? पहले कितना था? अभी 23 है क्या? अच्छा, हीट गेन्ड बाय बी, MSB अभी 23 है, बाद में पहले कितना था? 19। इज दैट ओके? ये सेट है? सब लोगों ने ऐसा लिखा है कुछ? ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन आ गया? बहुत ही आसान रिलेशन। दिस ऑब्वियसली गिव्स मी ST is 4/5 times of SB. Is that okay? And do you remember SB was how many times SA? तो क्या मैं SB को 4/3 टाइम्स ऐसे भी लिख सकता हूँ? तो क्या मैं लिखता हूँ ST is equal to 4/5 into 4/3 टाइम्स ऐसे। तो मुझे ST और SA में रिलेशन मिल गया है ऑलरेडी इनके स्पेसिफिक हीट का। और फाइनल सोल्यूशन में इन्हीं का बनाना है, ऐसा नहीं कि किसी और का बनाना है। फाइनल सोल्यूशन इन्हीं का है। ये बहुत ही सिंपल बात है। आप देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इज ऑब्वियसली 16/15 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, है ना? Now that I know this, you can move ahead. Solve the last problem. ज्यादातर जो ये ऑनलाइन है ना, सब सोचते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऑनलाइन वालों,
सब लोग, क्या आप लोग सब लोग हो? यस सर। नाइस। और आप लोग सब समझ रहे हो? हाँ सर। बढ़िया है। कम से कम होप तो यही कर रहा हूँ, देखते हैं। एटलीस्ट नहीं भी उतना समझ में आ रहा हो, कम से कम जो जो लिखा है वो लिख लो, ठीक है? जब आप रिवीजन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आप लोग किसी को आंसर है? 20.26 सही है। क्या किया इस बार? अब आपने माना कि मान लो ए और सी को मिक्स किया, तो फाइनल टेम्परेचर कुछ अपने मन से मान लो कि जो आया फाइनल टेम्परेचर कॉम्पोजिशन का, लेट्स कॉल इट थीटा, लेट्स कॉल इट एबीसी व्हाटएवर। तो हीट लॉस बाय हु दिस टाइम? सी। तो आप लिखोगे कि हीट लॉस बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए। अब हीट लॉस बाय सी लिखते हैं, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी, एंड फाइनल टेम्परेचर क्या बोल रहे हैं? थीटा। थीटा पहले क्या था सी का टेम्परेचर? 28। अच्छा, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए ना, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, एंड इसने हीट गेन किया है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। पहले कितना ये हो गया, इसी को सॉल्व कर रहे हो, और जब आप इसको सॉल्व करो एस सी और एस ए का रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप आराम से एस ए के टर्म्स में लिख सकते हो, जिसमें 16/15 ऐसे। तो मतलब मैं ये भी उड़ा दूं इसके साथ, तो 16/15 टाइम्स 28 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 12। आप इसको सॉल्व कर रहे हो बेसिकली, तो सबका आ गया, ठीक है? तो दिस गिव्स मी देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, क्या आंसर बोला आप लोगों ने? 20 माइनस 2 डिग्री सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मैंने हीट लूज किया, किसी दूसरे सब्सटेंस ने वो हीट गेन कर लिया और थोड़ा सा हीट गायब भी हो गया, ऐसा कभी होगा? सम ऑफ द हीट इज डिसिपेटेड इनटू जस्ट थिन एयर, नोबडी नोस, ऐसा कभी होता है ना? सो दैट मींस ये जो बात हम लिखते हैं, दिस इज ट्रू एंड होल्ड्स ट्रू इन एवरी सिचुएशन। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी विल डेफिनेटली बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय सम अदर बॉडी। सिंपल सम्स में तो यही काम आ रहा है ना? ये क्लास कितने बजे तक है? हाँ जी बोलिए। इसने गेन किया, दोनों मिलके 8 डिग्री से पे पहुंच गए, पर उसमें हमें थोड़े वो स्टेप्स इसलिए लगाने पड़े क्योंकि डायरेक्टली हमको नहीं मिल रहा। तो हमने देखा वाटर ने कितना लूज किया, आइस ने कितना गेन किया, उनके बीच का डिफरेंस ले लिया और वो टेम्परेचर राइज के लिए यूज कर लिया, ठीक है ना? यहाँ तक सब क्लियर है? बोल दो। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? एक सवाल जो कि मैं हमेशा से कह रहा था कि एक सवाल ऐसा आएगा जो पूरे 15 मिनट खा सकता है, 10 मिनट तो खाएगा आपके। सवाल लिखिए, और ये इसी सवाल के साथ आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? और जो भी ये सवाल कर जाएगा, ठीक है ना, उसको एक चॉकलेट तो ऐसे मिलेगा। वैसे तुम लोग यार 11 में होता है क्या चॉकलेट का? किसी काम से नहीं। चले सवाल बोलूं? 250 ग्राम आइस क्यूब, साथ ही साथ जो ऑनलाइन है बच्चे उनके लिए मैं लिख देता हूँ, मेरे बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो हम लिख रहे हैं कि 250 ग्राम आइस क्यूब, सब लोग समझना, आर ड्रॉप इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? इनको हमने गिराया है 200 ग्राम ऑफ वाटर में, दिस इज वाटर। ये दोनों मैं फोटो बना देता हूँ, बाद में डाउट ना हो। गिरा दिया। जिस कंटेनर में रखा है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब वो हीट लूज इन्वायरमेंट को तो नहीं करेगा। कई बार ये सवाल उठ सकता है, मैंने डाल दिया, बर्तन भी ठंडा हो गया होगा और बर्तन के बाहर एयर है,
तो रूम भी ठंडा हो गया होगा, वो बकवास नहीं करते, दैट्स थर्मली इंसुलेटेड, हमारा हीट कहीं नहीं जाएगा, सब अंदर रहने वाला है। तो ये जो टर्म आता है वो कभी भी थर्मली इंसुलेटेड, इससे एक्स्ट्रा दिमाग मत है। Now, if the water is initially at 25 degrees C, अगर ये पानी शुरू में 25 डिग्री C था, and the ice comes directly from a freezer at minus 15 degree C, ये जो आइस क्यूब है, ये जिस फ्रीजर से आ रहे हैं वो -15 वाला फ्रीजर है, ठीक है। अब सवाल सुन लीजिए, what is the final temperature at thermal equilibrium? Question number 1, फाइनल टेम्परेचर बताइए। So question number 1, what is final temperature at thermal equilibrium? Maybe Q is equilibrium। पहले इसी का जवाब निकालते हैं फिर पूछेंगे। स्पेसिफिक हीट चाहिए सबके, जो जो दिए हुए वही बोल देता हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सी, जो पहले भी यूज कर रहा हूँ मैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो ये डाल रहे हैं वो 2220 जूल पर। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है ना, आइस का जो यूज कर रहे हैं, एस लिख देता हूँ, is 2220 is what they have written, joule per kilogram degree C is what they are writing। तो हम यही यूज कर लें, अच्छा रहेगा। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी इन्होंने अपने मन से लिखा है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस किसी को पहले से पता था कुछ? पहले भी हमने यूज किया और वही लिखा है इन लोगों ने, बस पावर चेंज कर दिया। इन्होंने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 333 into 10⁻³ तो अगर मैं यहाँ डेसिमल बीच में डाल दूं तो ये 10⁵ हो जाता है। 3.33 into 10⁵ जूल पर केजी। तो ये तो पहले भी यूज किया हमने, ये नंबर फिक्स होते हैं यार, आइस का वही रहता है हर बार, 3.3 into 10⁵ होता है। सबसे पहले क्या होगा? हाँ जी, पहले आइस विल मेल्ट एंड वाटर एंड आइस विल रीच द टेम्परेचर 0, ठीक है। यहीं से शुरू करो। हो गया क्या? ठीक है, बढ़िया। आइस को 0 डिग्री सी पे आने में, यहाँ पे देखो, आइस को 0 डिग्री सी पे आने में कितना हीट लगेगा? दोनों आइस की कितना आया? कितना आया? करना क्या तुम लोग को? MLS करना है ना, क्या इसमें क्या दिक्कत हो रही है? M इज 100 ग्राम, 50-50 के 2 हैं तो 100 ग्राम। हाँ, 0 पे ला रहे हो। पहले तो आइस को 0 पे ला रहे हो ना, पहले से आइस का कितना है? -15 है,
तो अभी मेल्ट नहीं कर रहे हैं हम इसको, पहले 0 पे ला देते हैं, देख लेते हैं। मान लो तुमने आइस को 0 पे ला दिया, कितना हुआ 0 पे आइस पे लाने में? कितना हीट हुआ उसमें? जो ये जोड़ लेगा उसको आगे प्रॉब्लम ही क्यों होगी? हाँ भाई, आइस को 0 पे आने में इतना हीट लगेगा। देखो, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, है ना, इंटू टेम्परेचर में यहाँ क्या लिखोगे? 0 -15, है ना, मतलब फाइनल टेम्परेचर उसका 0 होगा, इनिशियल -15 था, तो 0 माइनस -15 इज बेसिकली +15, यही है ना। फाइनल 0 होना चाहिए आइस का, जब वो होगा तो आइस रहेगा, तो 0 माइनस, और पहले जो था -15, तो दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर इट टू बिकम वाटर। क्या क्या अभी भी आईसी है वो, क्योंकि अभी वो लेटेंट ऑफ फ्यूजन लगा के हमने कन्वर्ट किया नहीं, ठीक है ना। तो याद रखो, अभी भी ये आईसी है, स्टिल आई एट 0 डिग्री। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ, समझे हो? नहीं तो एमएस डेल्टा टी कभी नहीं लगाते ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम। अभी सिर्फ टेम्परेचर रेज कर रहे हैं इसको, माइनस। क्या आंसर है बोलो? तो माइस सॉरी, इसका 100 ग्राम था ना, और किलोग्राम में लिख रहे हैं हम जूल पर किलोग्राम। तो पहले 100 ग्राम को आप लिख दो किलोग्राम में, 0.1 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है? 250 है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, मास तो लिख दिया ना मैंने, स्पेसिफिक हीट कितना बोला था मैंने आज तक? 2220, तो ये बोलो ना, 2220 बोला है मैंने, ये हो गया। और ये 15 ओवर, ये आंसर नहीं बोल पा रहे तुम लोग। तो 222 इंटू 15, 3330, है ना, करेक्ट, 3330 जूल, इतने ही लगेंगे, सही बोल रहा हूँ? करेक्ट है ना। डेल्टा Q1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज द हीट गेन्ड बाय आइस टिल नाउ। अब इसी आइस को कन्वर्ट भी होना होगा किसमें? वाटर एट व्हाट? कन्वर्ट तो होना पड़ेगा ना, कन्वर्ट कीजिए। तो इसको मैं डेल्टा Q2 लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि अब इसका कन्वर्जन का टाइम आया है इसी आइस का। दैट विल बी MLF, ठीक है ना, दैट विल बी MLF। सब लोग ध्यान दीजिए, MLF सबने कैलकुलेट कर लिया होगा, क्या मास इज अराउंड, वही है, मास तो 0.1 kg है, आईसी तो है। और LF कितना बोला था? यही बोला था ना, बहुत बढ़िया। इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है? अरे बहुत आसान है, हाँ जो भी है, इतना जूल है ना। दिस इज अनदर हीट रिक्वायर्ड। पिछले वाले से ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो ये 3.332 10⁻³ है, और ये जो भाई साहब है, ये तो अलग ही दुनिया है। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना इंटू 10⁻³ होगा? 36.6 इंटू 10⁻³ जूल विल बी द टोटल हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q, है ना। जब दोनों हीट गेन कर लिया आइस ने, तो अब आइस क्या बन चुका है? कितना हीट लेके आइस क्या बन गया? नाउ दिस इज प्रॉपर वाटर एट 0 डिग्री C। और दूसरी तरफ भी अब क्या है? 200 ग्राम वाटर ही है। अब इनको मिक्स करो, दूसरे वाला बोतल कितना है? देखते हैं बाकी लोग क्या होंगे। दिस इज ऑल हीट गेन्ड बाय आइस, दैट्स ओके, है ना। मैंने सिर्फ डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 जोड़ दिया है। हम इसको आराम से लिख देते हैं ब्रैकेट में। दिस इज टोटल हीट गेन्ड बाय आइस to become water at 0 degree C. I think that is all. यहाँ तक ठीक। अब वाटर कितना बचा हुआ है और बता दो।
उस तरफ कितना वाटर और था, 200 ग्राम, 250 ग्राम, और उसका टेम्परेचर, हाँ, ये जो हीट इसने सारी गेन की, ये वाटर ने लूज की होगी। अब पहले चेक करो कि वाटर ने टोटल हीट कितनी लूज की टू बिकम वाटर एट 0 डिग्री सी। टू बिकम वाटर एट 0 डिग्री सी उसको कितना हीट लूज करना पड़ेगा, तो वाटर को इतना हीट लूज करना पड़ेगा, देखो Q3 है ना, M वाटर का मास कितना था 250, तो 0.25 किलोग्राम वाज वाटर दैट, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है 4200 है ना जी। और फाइनली उसको कहाँ पहुंचना है, 0 पे, शुरू में कितने पे था 25 पे, यही तो इक्वेशन पूछ रहा हूँ। दिस इज द टोटल हीट लॉस बाय वाटर इजंट इट, है ना। तो बस इसकी वैल्यू क्या बोलूं, कितनी आई, उससे ज्यादा आनी चाहिए बस, क्योंकि जितनी हीट आइस ने ली है सब वाटर ने दी होगी। अगर कन्वर्ट होना है तो बताओ मुझे कि उससे ज्यादा है, अगर उससे कम है तो भाई साहब बहुत खराब है। 26 पॉइंट, दैट्स ऑल। ओके, देखो आप कह रहे हो 26.25 इंटू, बस इतना जूल दे पाए भाई साहब, ये तो कम है, हैं? अब सोचो, आराम से सोचो और बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो पाया होगा, नहीं ना। हाँ हाँ, वो तो हम समझ गए कि अब फाइनल सिचुएशन क्या होने वाली है, पर अब हमें सोचना है कि क्या पूरी चीज कन्वर्ट हो पाई होगी, नहीं ना। 36.6 was the total required to convert the entire thing into water. It 26 was given, 10 into 10 by 3 जूल अभी भी मिसिंग था, तो इतना आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना। दिस वाज, इतना डेफिसिट है आपके पास, याद रखो, इतना डेफिसिट है आपके पास इतने का। तो कोई फाइनल टेम्परेचर बताएगा, है क्या बोलूं मैं, वाटर एंड आइस बोथ एट 0 डिग्री, ये बोलूं मैं, वाटर एंड आइस बोथ एट 0 डिग्री, ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है ना। जब कुछ नहीं आया तो बीच में डाल के छोड़ देते हैं सबसे। ये नहीं हो सकता कि वाटर ही हो एट हायर टेम्परेचर, ऐसा नहीं हो सकता। पर इसने तो सारी हीट लूज कर दी ना, और उसने सारी की सारी गेन कर ली, फिर भी थोड़ा और चाहिए था उसको, तो हाई टेम्परेचर होने का सवाल नहीं होता। ओके, सो दिस इज वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री, या ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यू ऑल अंडरस्टैंड। भाई साहब अलग ही बोर्ड है, अलग ही बोर्ड, इसमें कुछ एआई नहीं है क्या जो खुद से समझे कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप समझ लो समझो। तो ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, चलिए इतना काफी है सब लोगों के लिए। एक दिन में इससे ज्यादा डिजेक्ट कर नहीं पाओगे, मुझे लग नहीं रहा, तो आपने अभी अभी जितना सीखा है उतना काफी है। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ, बताओ। आई थिंक nobody has any question. ठीक है, फिर इन दैट केस वी विल साइन ऑफ दिस क्लास। और जो लोगों को इस चैप्टर में डाउट्स हैं, यू कैन ऑल्सो। Sir.